आज हम कक्षा 6 का तीसरा अध्याय लेते हैं। अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतु क्या होते हैं इसमें हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में तंतु क्या होते हैं, तंतु कहाँ से आते हैं, वस्त्र यानी कपड़े, उनसे फिर कपड़े कैसे बनते हैं, इन बातों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। वस्त्रों में विविधता, पहला टॉपिक लेते हैं अपना, वस्त्रों में विविधता। यानी जब हम वस्त्रों की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर तरह तरह के कपड़े देखते हैं, वस्त्र देखते हैं। इनमें से कुछ कपड़े सूती होते हैं जो पहनने में आरामदायक होते हैं, तो कुछ कपड़े ऊनी होते हैं जो सर्दियों में पहनते हैं, ठंड के दिनों में। कुछ कपड़े रेशमी बिल्कुल मुलायम होते हैं और कुछ कपड़े संश्लिष्ट होते हैं। संश्लिष्ट का मतलब बनावटी धागों से बने हुए, यानी ये जो धागा होता है ये कारखानों में पदार्थों को मिला करके घोल को और फिर बनाया जाता है, ये प्रकृति से नहीं मिलता है। तो कई तरह के हम वस्त्र देखते हैं, सूती है, ऊनी है, रेशमी है, इस तरह के वस्त्रों को हमें दुकानों पर देखते हैं। अब बात आती है तंतु की, जैसे कि पाठ का नाम भी तंतु है और तंतु से वस्त्र तक। तंतु का मतलब क्या होता है, क्या आपने कोई तंतु देखा है? जब हम किसी धागे के सिरे को खरोचते हैं, कोई सुई लेकर के उसके धागे का सिरा ले लिया, उसको खरोच करके उसको उधेड़ रहे हैं धागे को, और तो हमें धागे की कुछ लड़ियां दिखाई देती हैं, यानी 3-4 लड़ियां उसमें से खुल के हमें दिखाई देती हैं जब हम धागे को खरोचते हैं। और ये लड़ियां और भी पतली लड़ियों से बनी होती हैं। यदि इन पतली पतली लड़ियों को भी हम खोलने की कोशिश करें तो और भी छोटी लड़ियां हमें दिखाई देती है, बिल्कुल पतली पतली। उन पतली पतली लड़ियों को हम तंतु कहते हैं, यानी इन पतली पतली लड़ियों को ही हम तंतु कहते हैं। और दैनिक जीवन में भी हम, जैसे आजकल हमारे खेतों में कपास भी उगाया जाता है, कपास के पौधे से हमें रुई मिलती है, तो रुई में जो पतले पतले धागे होते हैं, पतली पतली लंबी लंबी संरचनाएं होती है सफेद रंग की, वो तंतु हैं। तो इस प्रकार से ये तंतु होते हैं और तंतुओं को बल लगा करके उनसे धागे बनाए जाते हैं। अब तंतुओं के प्रकार को अगर देखें तो तंतु सामान्यतः तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरे होते हैं संश्लिष्ट तंतु जो हमें कारखानों में विभिन्न पदार्थों को घोल करके और उसके बनाए जाते हैं। ये होते कृत्रिम प्रकार के। तो तंतु 2 प्रकार के होंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम, और कृत्रिम को हम संश्लिष्ट भी कहते हैं। प्राकृतिक तंतु की बात करें तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, उनसे हमें ये तंतु प्राप्त होते हैं। और जैसे पौधों से, जंतुओं से ये तंतु प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक तंतु हम कह सकते हैं। ये सभी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्राकृतिक तंतु भी 2 प्रकार के हो गए। एक तो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु और दूसरे जंतुओं से प्राप्त होने वाले। पादपों से जैसे रुई एक प्रकार का तंतु है, जूट जिससे बोरियां, सूतली ये बनते हैं, वो भी एक प्रकार का तंतु है, पौधे से प्राप्त होता है। इसके जूट के पौधे होते हैं, पटसन जिसको बोलते हैं, रुई के पौधे होते हैं जिसको कपास बोलते हैं। इनके अलावा नारियल के भी तंतु होते हैं। जो नारियल फल होता है उसके बाहर के जो भूरे रंग के जो छिलके होते हैं, जिसमें तंतु लगे होते हैं सूखने के बाद में, वो भी तंतु हमारे काम आते हैं। उनसे रस्सियां आदि बना लेते हैं। अपना झुंडा या सरकंडा होता है, उससे भी तंतु प्राप्त करके हम जेवड़ियां बनाते हैं,
उनसे हम चारपाई बना लेते हैं, तो वो भी तंतु ही हैं। तो ये पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं, जैसे रुई और जूट, ये मुख्य रूप से ज्यादा ही काम आते हैं। दूसरा हो गया जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु, जैसे ऊन जो होती है वो जंतु से प्राप्त होती है, और रेशम जो होता है मुलायम, एक पतला मुलायम तंतु होता है, वो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। हमें ऊन भेड़ व बकरी से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से ऊन भेड़ और बकरी के बालों से बनाई जाती है कारखानों में, लेकिन बाल जो है भेड़ और बकरी के वो तो प्राकृतिक हैं। इसके अलावा ऊंट, याक जिसको पहाड़ी बैल कह सकते हैं, ऊंट, याक, खरगोश, इनसे भी, इनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। तो ये भी प्राकृतिक रेशे हो गए, लेकिन ये जंतु से प्राप्त होने वाले हो गए। और दूसरा है हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम के जो कीट होते हैं वो तितली के आकार से दिखाई देते हैं, तितली के जैसे आकार के होते हैं, तितली जैसे दिखते हैं। और ये रेशम के जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, पंख होते हैं तितली की तरह से, और ये शहतूत के पौधों पर रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, पत्तियां खाते हैं और शहतूत की पत्तियों पर ही रेशम बनाते हैं। तो उनसे हम रेशम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हमें रेशम प्राप्त होता है। अब देखो, दूसरे प्रकार के तंतु होते हैं संश्लिष्ट तंतु। ये प्रयोगशालाओं में या कारखानों में पदार्थों को आपस में मिलाकर, वह पदार्थों में आपस में अभिक्रिया कराकर कुछ प्रकार के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। उनको कृत्रिम तंतु या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं कुछ पादप तंतु। इसमें हम दो तरह के तंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, एक तो रुई और दूसरा जूट। रुई को लेते पहले, रुई से सूती धागा बनता है। इसके अलावा एक तो रुई से सूती धागा बनता है और दूसरा रुई को और भी काम में लिया जाता है, जैसे गद्दे भरे जाते हैं, तकिए, रजाइयां, इनमें भी रुई को भरने के काम में लिया जाता है। और रुई से धागे भी बनते हैं और उनके धागों से सूती कपड़ा बनता है। अब रुई हम कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। रुई प्राप्त करने की विधि, पहली बात तो रुई कहाँ से आती है, किस प्रकार से ये फसल उगाई जाती है। रुई कपास के पौधे से हमें मिलती है, उस पौधे को हम कपास कहते हैं। कपास का पौधा काली मिट्टी में व गर्म जलवायु में आसानी से उगता है। एक तो वातावरण में थोड़ी गर्मी होनी चाहिए, तापमान थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और एक मिट्टी काली होनी चाहिए जो जल को रोके रख सके। और ऐसी मिट्टी में कपास अच्छी तरह से पनपता है और इसकी खेती अच्छी होती है। तो काली मिट्टी में इसकी फसल उगाई जाती है और किसान खेतों में कपास की खेती करते हैं, इसकी फसल को बोते हैं, फिर कपास के फल लगते हैं कुछ समय बाद में, और इसके जो फल होते हैं वो नींबू के आकार के होते हैं, जैसे हरे हरे नींबू होते हैं वैसे आकार के कपास के फल लगते हैं। और कुछ समय बाद में ये पक जाते हैं और इनको हम कपास के गोलक भी कह देते हैं। कपास के गोलक यानी कपास के फल को हम कपास के गोलक भी कहते हैं। और जब ये गोलक पक जाते हैं तो स्वतः ही फट जाते हैं और उनके भीतर की रुई और बिनोले कहते हैं कपास के बीज को, कपास के बीजों को बिनोला कहते हैं। तो रुई और बिनोले साफ साफ दिखने लग जाते हैं बाहर से ही, और इस तरह से फिर ये जो फल होता है टूट करके खुल जाता है और बिनोले रुई दिखाई देने लग जाते हैं। अब इनको तोड़ दिया जाता है, यानी जब ये रुई और कपास इसमें दिखने लग जाता है तब हम इसको फलों को तोड़ लेते हैं हाथों द्वारा
इसका चयन करके तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में इन गोलकों से रुई प्राप्त कर ली जाती है। तो रुई कैसे प्राप्त करेंगे? उस कार्य को बोलते कपास ओढ़ना, यानी कंकतन द्वारा एक बड़े कंगी की तरह से दांतेदार से वो एक छोटी मशीन होती है, सिंपल मशीन होती है, सर्व मशीन, उसको बोलते कंकतन। उस कंकतन के द्वारा बिनोले और रुई को अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन आजकल बड़ी मशीनों से भी रुई को बिनोले से अलग कर लेते हैं। बिनोले पशुओं के काम में आ जाते हैं, उनको चराने के लिए काम में लेते हैं, और रुई हमारे धागों को बनाने में काम में आ जाती है। एक और रह गया जो पटसन है, यानी जूट या पटसन, जूट पटसन, यह छोटा बिंदु और है। जूट या पटसन बरसात के दिनों में, जूट पटसन की खेती की जाती है। इन पौधों के तने लंबे व दुर्बल होते हैं। जब फसल में पुष्प आते हैं, पुष्प लगने लगते हैं, उस समय फसल को काट लिया जाता है। यानी फूल जब आ जाते हैं तभी फसल को काट लेते हैं, हमें इनके फलों से कोई मतलब नहीं है, हमें इनके तनों से वो रेशे प्राप्त होंगे। कटे हुए पौधों के तनों को कुछ दिनों तक पानी में भिगोकर रखते हैं। फिर इनसे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। और फिर रेशों से उपयोग, रेशों से सूतली, बोरी आदि बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गए